नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चल रहा, उसी को मद्देनजर रखकर आज मैं मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। कौन सी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी कौन सी आ गई अब आपके सामने? ये आ गई 42, यानी कि 42वें मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, आपका पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपके मोबाइल पर आ चुका है, देखिएगा और समझिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है? कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से चार विकल्प यहां दिए हैं, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है? क्या अंतर्दर्शन है, तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है या जीवन इतिहास विधि है? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर। किसको लेकर बात कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर बात कर रहे हैं। और इसी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी हो सकती है? तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीन विधि की यदि हम बात करें तो एक नाम आता है और उस विधि का नाम है अंतर्दर्शन विधि। क्या नाम है साथियों? अंतर्दर्शन विधि। ये शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है और इस विधि के प्रतिपादक की यदि बात करें तो इसको देने वाला व्यक्ति विलियम वुंड था साथियों। कौन था? विलियम वुंड था जिसने इस विधि को दिया था। पर्टिकुलर अंतर्दर्शन विधि जो है ये आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आत्मनिष्ठ के अंतर्गत ये विधि आती है, आत्मनिष्ठ के अंतर्गत। तो बिल्कुल आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अंतर्दर्शन विधि का संबंध किससे? आत्मनिष्ठता से है या व्यक्तिनिष्ठता से है। ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी गई, शिक्षा मनोविज्ञान की भी। अब बात होती तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया? पहला विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। तुलनात्मक विधि, दो विधियों के मध्य में क्या होता है? तुलना की जाती है और ये विवरण विधि के अंतर्गत आती है, तो ये होगा नहीं। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं और विकासात्मक विधि के प्रतिपादक की यदि बात करें तो ये है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे इस विधि के प्रतिपादक माने गए हैं, तो बिल्कुल ये भी होगा नहीं। ये भी विवरण विधि में आती है और जीवन इतिहास विधि ये आत्मनिष्ठ के अंतर्गत आती है, जो कि किसने दी थी? जीवन इतिहास विधि देने वाला टाइडमैन था। कौन था? टाइडमैन था। तो आप समझ गए होंगे आखिर मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी गई? अंतर्दर्शन विधि को माना गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान से संबंधित कौन सा विकल्प होगा? विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंत्यक्रिया होगी, परिपक्वता एवं अनुवांशिक प्रभाव रहेगा या सभी रहेगा? बाल विकास से संबंधित यदि हम बाल विकास की यदि बात करें या बाल मनोविज्ञान की, तो देखिएगा बाल मनोविज्ञान का जो जनक है, हम पहले बात कर रहे हैं इसके जनक को। कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? पेस्टालोजी को कहा गया। और बाल विकास का जनक कौन है? स्टेनले होल है। यहां सवाल पूछा जा रहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? चाइल्ड साइकोलॉजी के संबंध की यदि बात करें, मानव के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो विकास को लेकर बात की गई, तो इसका संबंध किससे? विकासात्मक अवस्था से भी। और यदि हम बालक के विकास को लेकर चर्चा करते हैं तो बिल्कुल जब विकास में सभी पक्ष आएंगे, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो या फिर सामाजिक पक्ष हो या फिर संवेगात्मक पक्ष हो या उसका नैतिक हो, शैक्षिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सारे पक्ष आएंगे। इस दृष्टि से बालक की सामाजिक अंत्यक्रिया भी क्या होगी? विकास में शामिल होगी। फिर विकास का दूसरा अर्थ क्या? परिपक्वता का संबंध विकास से रहता है और अनुवांशिकता का प्रभाव भी रहता है विकास पर, तो ये भी आएगा। इस दृष्टि से सभी विकल्प क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। इसलिए डी विकल्प क्या हो गया? सही हुआ। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है। मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो उद्देश्य को विशेष महत्व देती है। तो उद्देश्य पर आधारित विधि कौन सी है। हालांकि सभी विधियां उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है, लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत ऐसी कौन सी विधि है जो उद्देश्य को विशेष महत्व देती है। क्या वो विधि प्रयोगात्मक है, व्यक्ति अध्ययन है, अवलोकन है या आत्मनिरीक्षण है। सोचिएगा, आत्मनिरीक्षण को हम क्या कहते हैं, आत्म अवलोकन भी कहते हैं। और आत्म अवलोकन जो हो सकता है ये विश्वसनीय नहीं हो, आप कोई तथ्य छिपा भी सकते हो। जब तथ्य छिप जाते हैं तो उद्देश्य क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए ये विकल्प तो क्या हो गया, गलत। तो अवलोकन जब होता है तो कई बार हम किसी चीजों को देखकर कोई उद्देश्य नहीं, अवलोकन करके आ रहे, तो उद्देश्य पर अवलोकन भी आधारित नहीं है। व्यक्ति अध्ययन विधि का जो संबंध है मानसिक स्वास्थ्य से रहता है, मानसिकता से, तो उद्देश्य पर यह भी आधारित नहीं। तो बची कौन, प्रयोग जो किए जाते हैं वो उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, प्रयोगात्मक विधि का संबंध किससे, बिल्कुल उद्देश्य से है। इस दृष्टि से ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो समझ गए होंगे आखिर उद्देश्यों को लेकर जो मुख्य रूप से जो विधि मानी गई वो प्रयोगात्मक मानी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आप तो आनंद के साथ प्रश्नोत्तरी को के दौर को क्रम को लीजिएगा। विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। विकास के अंतर्गत मनोसामाजिक दृष्टिकोण देने वाला कौन था। क्या वो व्यक्ति बांडुरा था, सिगमंड फ्राइड था, कोलबर्ग था या एरिक्सन था। फटाफट उत्तर दीजिए। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे सकते हो। देखिएगा, विकास के मनोसामाजिक अवस्थाओं को लेकर जो दृष्टिकोण दिया, किसने दिया है विकास में। यदि आप बात कर रहे हो बंडोरा का, तो इसने सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को लेकर बात की। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, तो इस दृष्टि से जो बांडुरा है वो विकल्प तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहां मनोसामाजिक की बात हो रही है। फ्राइड की भी बात कर रहे हो तो ये विकल्प भी क्या है, गलत है या सही। ये विकल्प इस बार क्या हो गया, गलत, क्योंकि फ्राइड मनोविश्लेषण को लेकर बात करता है। किसको लेकर, मनोविश्लेषण को लेकर बात कर रहा है, इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, गलत। तो सही कौन सा हो गया, अब तो आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। इसका मतलब कोलबर्ग वो व्यक्ति है जिसने मनोसामाजिक अवस्थाओं को लेकर दृष्टिकोण के रूप में अभिव्यक्ति नहीं की है। तो इसने क्या किया, इसने नैतिक विकास को लेकर बात कही है, नैतिक विकास को लेकर। तो आप समझ गए होंगे आखिर उत्तर कौन सा सही हो रहा है। अभिप्रेरणा में जो एरिक्सन नाम का व्यक्ति था, इसी व्यक्ति ने विकास के अंतर्गत मनोसामाजिक अवस्थाओं को लेकर दृष्टिकोण दिया था। तो बिल्कुल ये एरिक्सन विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो सोचिएगा, मनोविज्ञान में इस तरह के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर मिलेंगे। वो भी किसके सानिध्य में, बोलिएगा, सिकवा सर के सानिध्य में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किस बात को लेकर चर्चा कर रहा है। बिल्कुल एक किताब को लेकर बात हो रही है। बचपन एवं समाज पुस्तक के रचनाकार कौन है। बचपन और समाज पुस्तक किसने लिखी। क्या वो व्यक्ति एरिक्सन था, बांडुरा था, वुडवर्ड था या क्रोवेकरो था। देखिएगा, क्रोवेकरो ने बचपन और समाज पुस्तक नहीं लिखी है।
इसने तो केवल कथनों को लेकर जोड़ दिया है, जिसमें अधिगम को लेकर भी बात कही इसने। इसी व्यक्ति ने सामाजिक अधिगम को लेकर भी बात की, समस्या समाधान को लेकर भी बात की। इसी क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी भी कहा। तो ये तो क्या हो गया? गलत। वुडवर्थ वो व्यक्ति था जिसने प्रश्नावली विधि के बारे में चर्चा की। किसके बारे में? प्रश्नावली विधि के बारे में। तो ये भी पुस्तक के रचनाकार नहीं है। 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहने वाला है ये। तो ये भी दोनों विकल्प क्या हुए? गलत। बांडोरा की यदि हम बात करें तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा नामक पुस्तक के रचनाकार है। तो ये भी है नहीं। तो बचपन और समाज पुस्तक के रचनाकार कौन है? इरिक्सन नाम का जो व्यक्ति है, इसने बचपन और समाज नामक पुस्तक को लिखा, जिसमें मनोसामाजिक संपत्ति को समझाया था, जिसमें अभिप्रेरणा के उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया, उसको लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त है, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा मेरे साथ। चलिए, किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय समर्पित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तथ्य इकट्ठे किए थे और निष्कर्ष निकाला था? तो किशोरावस्था पर सर्वाधिक काम करने वाला व्यक्ति कौन था आपकी भाषा में? प्रश्न समझ गए होंगे। क्या वो व्यक्ति फ्रोबेल है? क्या वो व्यक्ति पावलो है? क्या व्यक्ति हॉल है या राइबर्न? देखिएगा, किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था को लेकर फ्रोबेल ने कुछ नहीं कहा था साथियों। फ्रोबेल जो था, जिसे किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक मानते हैं, फ्रोबेल का नाम किससे जुड़ा? किंडरगार्टन पद्धति से। तो ये पहला विकल्प तो क्या हो गया? गलत। तो उत्तर क्या? राइबर्न। ये भी गलत है। इसने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो विकास, कौन सा विकास? मनोविज्ञान के विकास का कालक्रम को लेकर बात कही है, कालक्रम। इसके अलावा ये वही व्यक्ति है जिसने, यदि हम बात करते हैं तो ये वो व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है, इसके लिए भी ये क्या था? समर्थक के रूप में ये कार्य किया था। पावलो, जिसे अनुमंडन का जनक कहते हैं, अनुमंडन का जनक, कौन सा? शास्त्रीय अनुमंडन का। तो ये भी नहीं है। तो किशोरावस्था पर कार्य करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हॉल। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैनले हॉल, जिसने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का क्या किया? सूत्रपात किया। इसलिए सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जाएगा। ये किशोर मनोविज्ञान का जनक भी है। एडोसेंस नामक पुस्तक को भी इस व्यक्ति ने लिखा है। किसने? स्टैनले हॉल ने। ये वही शख्स है साथियों जिसने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान का काल का, ये वही व्यक्ति है जिसने किशोरावस्था को क्या माना कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का योग होता है। तो समझ गए होंगे आखिर इस प्रश्न का विकल्प सी क्यों हुआ? किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय जिस व्यक्ति ने समर्पित किया वो व्यक्ति शख्स स्टैनले हॉल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिएगा, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या प्रोटोटाइप या फिर काइरोटाइप या फिनोटाइप या सभी? ये कई बार सवाल पूछा हुआ है और आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे। सोचिएगा, एक कोई व्यक्ति है
उसको दिखाई देने वाली दैहिक यानी शारीरिक। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, जो विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को परिभाषित करना क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप नहीं कहलाता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? कार्योटाइप कहते हैं। यह भी गलत है, इसका मतलब सभी होगा नहीं, बचा कौन? उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? फिनोटाइप के नाम से संबोधित करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक शब्दावली से सवाल आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, ये उत्तर तो आना ही चाहिए साथियों। क्या कह रहा है प्रश्न? मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा गया? मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है? बताइए फटाफट। क्या जीन पियाजे है, जेम्स है, विलियम वुंट है या अरस्तु है? फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है जो इस उत्तर तक पहुंचता है। बिल्कुल उत्तर आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं। देखिए, मनोविज्ञान का आदि जनक यदि हम बात करें विलियम वुंट से शुरू करते हैं, तो यह मनोविज्ञान का आदि जनक नहीं है, यह तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या है? जनक है साथियों। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। विलियम जेम्स, यह भी क्या हो गया? गलत। अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक है। यदि अब बचे अरस्तु और जीन पियाजे, तब उत्तर दीजिए फटाफट। मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है? क्या अरस्तु या जीन पियाजे? तो आंसर क्या हो गया? जीन पियाजे गलत हो गया। इसे तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या है? जनक। तो आपका आंसर क्या हो गया? अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का क्या कहा गया? जनक। ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9। देखिए, मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, यह कथन है। एक मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसने कहा? बिल्कुल, ये कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया, वो भी शिक्षक की बात कर रहा हूं। क्या अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा, जॉन डीवी ने कहा या सुकरात ने कहा? सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। थोड़ा पानी भी ले लेते हैं साथ साथ। बताइए फटाफट। एक मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? आंसर अरस्तु। गलत। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु तो कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना चाहिए, यह बात कहता है निर्माण को लेकर। प्लेटो, तो यह विकल्प क्या है? गलत। प्लेटो कहता है शारीरिक मानसिक वे बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शिक्षा है। बौद्धिक विकास की क्या है? प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है, यह लेकर बात कहता है। तो यह कथन प्लेटो का भी क्या हो गया? गलत। यदि आप उत्तर देते हो जॉन डीवी, तो यह विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? एकदम करेक्ट नहीं माना जाएगा। जॉन डीवी ने तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया का, शिक्षा त्रिमुखी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह बात इसने कही। तो आप समझ गए होंगे आखिर कथन किसका है। सुकरात ही वो व्यक्ति था जिसने प्रश्नोत्तर विधि दी थी, और उसी विधि के दरमियान इसने कहा मनुष्य को ही मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए
क्वेश्चन 10। ये तो उत्तर आना चाहिए, ये तो चैप्टर शुरू करते तभी पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। देखिए, मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ये बात किसने कही? क्या सुकरात है, वुंट है, थॉर्नडाइक है या कांट है? मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ये कहने वाला कौन है? देखिएगा, यदि आप सुकरात की बात करो तो सुकरात ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं कहा, क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। तो पहला विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यदि आप मानते हो वुंट, तो वुंट ने मनोविज्ञान को क्या माना? चेतना का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। तो ये दूसरा भी विकल्प क्या हो गया? ये भी गलत। और थॉर्नडाइक, जिसने मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का विज्ञान माना। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो बचा कौन? कांट ही वो व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान को क्या माना? मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। तो इसलिए डी विकल्प क्या हो रहा है? सही। डी विकल्प क्या हो रहा है? सही, क्योंकि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले पंपोनोजी ने कहा, और उसकी बात का समर्थन थॉमस रीड, जॉन लॉक, कांट, इसके अलावा बर्कली, स्पेनिच, स्पेन रोज जैसे व्यक्ति ने किया था। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन 11 क्या कहता है? क्वेश्चन 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है? क्या वो बुद्धि है, व्यक्तित्व है, प्रत्यक्षीकरण है या अनुभव है? तो बात हो रही है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को लेकर, तो कौन सा प्रभावित नहीं करता है? देखिएगा, जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो बुद्धि, अंतर्दृष्टि आपके संपूर्ण स्थिति को क्या करती? प्रभावित करती। तो ये तो है, इसलिए ये विकल्प क्या हो गया? गलत। जब आप कोई समस्या हल करते हो, संपूर्ण समस्या के बारे में आपने पहले कभी हल किया, तो अनुभव भी आपको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये भी है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। आप समस्याओं का पहले सर्वप्रथम अवलोकन करते हो, तो ये भी प्रभावित करता, प्रत्यक्षीकरण, इसलिए ये भी हो गया गलत। तो बचा क्या? अंतर्दृष्टि को कौन? आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित नहीं करती, व्यक्तित्व। तो बी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जा रहा है। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन 12, और सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। सीखने की प्रक्रिया किसके बिना संभव नहीं है? क्या शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, निर्देशन या प्रेरणा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, जो लर्निंग है, अधिगम, शिक्षक के बिना भी हो सकता है। ऑनलाइन हो गया आजकल, तो शिक्षक वहां कक्षा में नहीं है, रेडियो के माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग कक्षाएं, तो शिक्षक के बिना भी अधिगम हो सकता है। तो ये तो विकल्प होगा नहीं। पाठ्य पुस्तक नहीं है आपके पास, फिर भी आप क्या कर सकते हो? व्यवहार पर आधारित चीजें सीख सकते हो। बिना निर्देशन के भी आप सीख सकते हो, लेकिन अभी प्रेरणा नहीं है, ना तो आप खुद प्रेरित हो ना दूसरों से प्रेरित हो, तब अधिगम की प्रक्रिया चलायमान नहीं हो सकती। तो डी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? कारण मैंने बताया है। इसीलिए तो सोरेनसन ने क्या कहा? शोर करने वाले सर ने क्या कहा? सोरेनसन, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। सोरेनसन ने क्या कहा? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? अधिगम का आधार है। ये बात किसने कही? सोरेनसन ने कही थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा, सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में यदि कोई प्रतिक्रिया विलुप्त हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या वो विलोपन कहलाएगा, अनुबंधन कहलाएगा, समानीकरण कहलाएगा या सभी कहलाएगा? कहते हैं ना, कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस को देखकर आप क्या कर रहे हो? रेस्पॉन्स दे रहे हो, नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हो। लेकिन प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो तो प्रतिक्रिया नहीं करना एक तरह से क्या कहलाता है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। समानीकरण नहीं कहलाता। प्रतिक्रिया नहीं करना अनुबंधन भी नहीं कहलाता है। तो सभी होगा नहीं, बचा कौन? कोई प्रतिक्रिया नहीं करना विलोपन कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? विलोपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? शारीरिक प्रेरक कौन सा नहीं है? प्राकृतिक प्रेरक कौन सा नहीं है? देखिएगा, भूख लगना हर व्यक्ति को शरीर से संबंधित है, प्राकृतिक है। प्यास लगना प्राकृतिक है। नींद आना भी प्राकृतिक स्वाभाविक है। उपलब्धि है जो सामाजिक अभिप्रेरक हो सकती, कृत्रिम भी हो सकता है। लोगों को दिखाने के लिए हम कार्य कर सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए विकल्प कौन सा हो गया? जो नहीं है वो कौन सा है? डी है। तो ये दैहिक अभिप्रेरक नहीं माना गया है। कौन सा? डी। चलिए क्वेश्चन 15, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह को गठित किया गया? एनसीएफ 2005 का जो निर्माण हुआ किसके निर्देशन में? प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में हुआ है साथियों। जब ये यशपाल के निर्देशन में जब ये एनसीएफ 2005 हुआ तो बताइए उस समय कितना समूह गठित हुए थे? क्या 20 हुए? नहीं। 22 हुए? ये क्या हो गया? गलत। 40 हुए? नहीं। तो बचा कौन? 21 फोकस समूह का गठन हुआ था। 21 फोकस समूह का क्या हुआ? समूह का गठन हुआ है। और एक राष्ट्रीय संचालन समिति थी। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर एनसीएफ 2005 के निर्माण में कितने समूह गठित किए गए? 21 फोकस समूह गठित किए गए। सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन 16 काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? सीधा सा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च क्या है? देखिए, एक्शन के अंदर ही शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। एक्शन यानी तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान करना। क्या वो अनुदैर्ध्य अनुसंधान है? अनुदैर्ध्य में धैर्यता के साथ होता है, ये होगा नहीं। अनुप्रयुक्त है अनुसरण करके, तो ये भी होगा नहीं। एक शोध जिसका तत्काल समस्या को क्या किया जाता है? हल, वही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तात्कालिक स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तुरंत समस्या का समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, जो विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाता है। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया? स्टीफन एम कोरे ने दिया। शिक्षा में कब आया? 1926 में आया। शिक्षा में स्थायीकरण कब हुआ? 1953 में हुआ। सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान कब आया? 1900 कब आया? 1946 में आया। कौन लेकर आया सामाजिक क्षेत्र में? कुर्त लेविन। बहुत सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। चलिए,
क्वेश्चन 17, अब नहीं है खतरा, आ जाओ 17। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, बहुत ही जबरदस्त है सवाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शब्द का अर्थ क्या है? बताइए उत्तर फटाफट। क्या पहली से कक्षा 8वीं तक की शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा, या माध्यमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, या सभी है? बताइए। एक बात तो तय है, सभी विकल्प है नहीं। अब तो बता दो साथियों। 8वीं से 12वीं तक भी नहीं है, और ये गलत होते ही माध्यमिक होते ही क्या हो गया? गलत। आंसर क्या बचा? पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अनिवार्य दी जाए पहली से 8वीं को। तो प्रथम से अष्टम की कक्षा को क्या कहा गया? प्रारंभिक शब्द संबोधित किया गया। और अनिवार्य शब्द का मतलब, अनिवार्य का मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना। चलिए क्वेश्चन 18, ये क्वेश्चन नया आया है साथियों। शिक्षा नीति बिल्कुल जबरदस्त है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? नई शिक्षा नीति जो 2020 है, ये उसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा को कितने स्तर पर वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया? देखिए, क्या वो 5 स्तर है, क्या वो 4 स्तर है, क्या 2 स्तर पर बांटा, या 3 स्तरों पर बांटा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। नई शिक्षा नीति कौन सी? 2020। कितने में बांटा गया? 3, गलत। कितने में बांटा गया? 5, गलत। कितने में बांटा है? ये क्या हो गया? बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या है? 4 स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गजब का क्वेश्चन है 19। देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो ब्रेक डे लागू किया गया। सरकारी विद्यालयों में नो ब्रेक डे। बस्ता स्कूल एक दिन ऐसा है जहां पर बस्ते को नहीं लाया जाता। इसके लिए निर्धारित दिन कौन सा है? नो ब्रेक डे किसे कहा गया है? क्या वो दिन मंगलवार है? नहीं है। क्या दिन सोमवार है? पहले नहीं है। बचा कौन? ये तो वैसे ही छुट्टी का दिन है। तो नो ब्रेक डे कौन सा हो गया? शनिवार को। और नो ब्रेक डे जो राजस्थान में ये जो शुरुआत हुई, कब हुई? 15 अक्टूबर 2020 नो ब्रेक डे की शुरुआत हुई। ये एक बात बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये बात हुई है। नई शिक्षा नीति भारत में, यानी हम राष्ट्र की यदि बात करें तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहली नई शिक्षा नीति को लागू किया गया? बता सकता कोई आप में से? फटाफट कमेंट लिखिएगा, मोबाइल आपके पास है। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत का कौन से राज्य में सबसे पहले लागू किया गया? फटाफट उत्तर दीजिए। दे रहे हो तो सुनिए, वो राज्य कौन होगा? कर्नाटक है वो। कौन सा है? कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। बिल्कुल आनंद आ रहा होगा तो लीजिए आनंद। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? यह बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है, और वो जो चेंज हुआ वो क्या हुआ है? बताइए आप लोग उत्तर। क्या सकल मंत्रालय है, सहकारी मंत्रालय है, व्यवहार मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय? क्या नाम हो गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो चेंज हुआ उसे क्या कहा गया? सकल मंत्रालय नहीं, उसे तो क्या कहा गया? व्यवहार मंत्रालय नहीं,
उसे क्या कहा फिर? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? सहकारी मंत्रालय के नाम से नहीं जानते। तो बचा क्या? शिक्षा मंत्रालय ही क्या है। पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसे वर्तमान में हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल साथियों, यदि ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो एक बार इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी पढ़ाने का जो उद्देश्य है साथियों केवल इतना है कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रिट शिक्षक भर्ती हो या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, यहां तक शारीरिक शिक्षक हो, यहां तक पुस्तकालय भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता संभवतः आपके स्वयं के आंकलन के लिए काफी कारगर होगी। हो सकता है इनमें से कई प्रश्न आपको वहां दिखाई भी दे दे। कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। आपके आत्मविश्वास को तो ये प्रश्नोत्तरी बढ़ाएगी। यदि अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता आपके परिवार का क्या है, उनके हिम्मत को बढ़ाएगी। बिल्कुल नौकरी लगिएगा साथियों, क्योंकि मुझे उस बेरोजगारी के दंश का बहुत अच्छे से अनुभव है। मैं वही शख्स हूं जो आपकी तरह कभी टेबल पर बैठता था। ये अलग बात है कि मैंने उस चीज को आवाज किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। क्योंकि जब गवर्नमेंट का ठप्पा लगता है तो उसका ब्रांड वैल्यू अलग होती है। क्योंकि ये चीजें मैंने अनुभव की, मैंने खुद में तैयारी की, ठप्पे लगाए, सब किए। तो बिल्कुल साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।